हेलो बच्चों, मैं एक बार फिर से आपका ऑनलाइन केमिस्ट्री टीचर अविनाश चंद्रा। आज हम लोग बात करते हैं सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 3 की। तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। कितने टाइप्स होते हैं, सबकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आज हम लोग चलेंगे उनके बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स की तरफ ध्यान देंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट की तरफ ध्यान देंगे तो पढ़ेंगे क्या हम। सबसे पहले हमारी शुरुआत किससे होगी? स्पेस लैटिस और यूनिट सेल से। स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। अब देखो, अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें या किसी भी स्टेट की बात करें तो पार्टिकल्स का शेप हम क्या मान के चलते हैं? स्फेरिकल मान करके चलते हैं। तो अगर हम स्फीयर लेकर के चले तो हर स्फीयर का क्या होगा? एक सेंटर होगा। स्फीयर सॉलिड स्टेट में है तो एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे? अटैच रहेंगे इस तरीके से। अब अगर एक अच्छे अरेंजमेंट की बात की जाए तो अगर हम इसके नीचे ही दूसरा स्फीयर करेंगे तो अरेंजमेंट उतना इफिशिएंट नहीं होता है, तो हमने अगला लेयर कहाँ रख दिया? इस तरीके से रख दिया। तो ये हमारा एक अरेंजमेंट तैयार होता चला जाएगा। तीसरी लेयर की अगर हम बात करें तो इस तरीके से तैयार होता चला जाएगा। तो हमारे डिफरेंट लेयर्स सॉलिड स्टेट में इस तरीके से तैयार होते चले जाते हैं। काफ़ी इफिशिएंट पैकिंग होती है। लेकिन होता क्या है कि जब हम पूरा गोला और उसका सेंटर बना करके बताते हैं तो फिगर में थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, वो आपस में काफ़ी कॉम्प्लेक्स नजर आने लगता है। तो इसलिए हम क्या कंसीडर करते हैं कि हम उसके सेंटर पॉइंट को कंसीडर करते हैं। तो इसी पैटर्न को अगर हम सिर्फ सेंटर पॉइंट से कंपेयर करें तो एक सेंटर पॉइंट ये होगा, ये पहले वाले स्फीयर का। दूसरे वाले स्फीयर का सेंटर पॉइंट ये हो गया। तीसरे वाले स्फीयर का सेंटर पॉइंट ये हो गया। चौथे वाले का ये हो गया। पांचवें वाले का ये हो गया। अब देखो, इन दोनों के बीच में ये पॉइंट आ रहा है, यानी यहाँ बनेगा, दूसरा वाला यहाँ बनेगा, इस तरीके से आगे बनेगा। अगर हम अगले लेयर की बात करें तो अगेन फर्स्ट लेयर के क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इस तरीके से 4-5 लेयर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। 4-5 लेयर का फॉर्मेशन करने के बाद हमको क्या देखने को मिलेगा? हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, इन दोनों को मिलाया। अब उसके बाद इसको ज्वाइन कर दिया इधर, इसको ज्वाइन कर दिया इधर। अब क्या करेंगे? इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। ये हमारा एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये हमारा एक सिंगल क्यूब तैयार हो गया। एक लाइन ये छूट गई, इसको भी बना देते हैं। तो ये हमारा एक सिंगल यूनिट तैयार हुआ और इसमें कितने पॉइंट्स हैं? 8 पॉइंट्स के हमने कंसिडरेशन किया है। और ये 8 पॉइंट्स है क्या? इन सारे स्फीयर्स के सेंटर है। तो हम पूरा स्फीयर भी अगर बनाते तो अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देते तो देखो सेम स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो जाता। यहाँ हम अगर बनाते तो ये हमारा स्ट्रक्चर सेम तैयार होता। लेकिन अगर हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते तो क्या होता? थोड़ा सा देखो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नज़र आने लग रही है। देखो दिक्कत हो रहा है ना, ये देखने में दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए मैंने क्या कंसीडर किया? सिर्फ और सिर्फ सेंटर पॉइंट को कंसीडर किया। तो ये हमारा एक सिंगल यूनिट पार्ट हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा सिंगल यूनिट पार्ट भी बना सकते हैं। देखो ये बन गया, यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, ये यहाँ चला गया, ये इस तरीके से तैयार हो गया। ये हमारा एक दूसरा तैयार हो गया। यानी एक बॉक्स ये है, इसके बगल में हमने दूसरा बॉक्स ये रख दिया। तो ये जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हमको देखने को मिल रहा है, यही 3D रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या कहलाता है? स्पेस लैटिस कहलाता है। तो अगर हम स्पेस लैटिस की डिफिनीशन की बात करते हैं तो स्पेस लैटिस का मतलब क्या होता है कि इट इज रेगुलर अरेंजमेंट। किस टाइप का रेगुलर अरेंजमेंट? 3D, यानी 3 डायमेंशन में, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस में। तो इट इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। विच टाइप ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट? 3D रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। यानी इस तरीके से अगर हम बनाते चले जाएं ढेर सारा तो हमारा तैयार होता चला जाएगा। देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस तरीके से तैयार होता चला जाएगा।
ये इस तरीके से। तो हम ढेर सारा स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये इधर मिल जाएगा, फिर ये इससे चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये इधर ऐड हो जाएगा, तो इस तरीके से ये चलेगा। तो ढेर सारे हमारे क्या बनते जा रहे हैं, स्ट्रक्चर्स बनते जा रहे हैं। अब इस पूरे अरेंजमेंट को हमने क्या कह दिया था, स्पेस लैटिस कहा था। अब अगर ध्यान दें तो ये छोटे छोटे ढेर सारे डिब्बे मिलकर के इस पूरे स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, कौन सी स्मॉलेस्ट यूनिट, अगर फिगर को ध्यान दें तो ये वाली स्मॉलेस्ट यूनिट हुई हमारी, इस तरीके से ये आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट हुई। तो यही यूनिट क्या की जा रही है, बार बार एक के बगल में एक रखी जा रही है, ऊपर नीचे रखी जा रही है, दाहिने बाएं रखी जा रही है। तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्पेस लैटिस होता है, जिसको बार बार हम हर डायरेक्शन में रिपीट करें और कंप्लीट स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन हो, तो इसी स्मॉलेस्ट 3D यूनिट को हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। तो देखो कंफ्यूज नहीं होना है, स्पेस लैटिस में क्या था कि इट इज 3D रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और यूनिट सेल क्या होता है, द पार्ट ऑफ यूनिट सेल, द पार्ट ऑफ स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन, यानी स्पेस लैटिस का वो सबसे छोटा टुकड़ा जिसको हम बार बार रिपीट करें, हर एक डायरेक्शन में रिपीट करें और स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन हो, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। तो क्या हो गया स्पेस लैटिस, इट इज रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल होती है इट इज पार्ट ऑफ स्पेस लैटिस। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है इस पार्ट की, कि विच व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन, यानी बार बार हम उसको रिपीट करेंगे, किधर रिपीट करेंगे, इन ऑल डायरेक्शंस गिव स्पेस लैटिस। अब इसको आप ऐसे ही समझो कि अगर कोई मकान बना है तो मकान बनाते समय क्या की गई, ब्रिक्स की लेयरिंग कर दी गई। एक लाइन से हम ईंट बिछाते चले गए, एक लाइन से ईंट बिछाते चले गए, उसके बाद हमने क्या किया कि ऊपर दीवार खड़ी करते चले गए। तो ईंट बिछाते चले गए, तो अगर हम एक वॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ तरीके का स्ट्रक्चर आएगा, इस तरीके से। देखो इस तरीके से बचपन में बहुत बनाया होगा फिगर वॉल का। तो इस तरीके से क्या किया हमने, एक रेगुलर अरेंजमेंट ब्रिक्स का किया और वॉल का फॉर्मेशन हो गया। और 4 वॉल बना लेंगे और ऊपर छत डाल देंगे तो मेरा कमरा तैयार हो गया। तो कमरा मेरा क्या हो गया, कमरा मेरा हो गया ब्रिक्स का एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट। और ब्रिक्स क्या हो गई, ब्रिक्स यूनिट सेल हो गई, कि ब्रिक्स को हमने बार बार रिपीट किया और हमारे स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन हुआ। तो कमरा हमारा क्या हुआ, स्पेस लैटिस, कमरा मेरा स्पेस लैटिस, और ब्रिक्स मेरी क्या है, यूनिट सेल है। क्लियर हो गया इतना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि यूनिट सेल में भी देखो पार्टिकल्स हैं। हमने क्या किया, सबसे छोटा पार्ट यहां से निकाला और ये क्या बनाया ये एक सिंपल यूनिट सेल। और जिसमें हमको क्या दिखा, हमको दिखा कि इसमें 8 पार्टिकल्स का इन्वॉल्वमेंट है। इस यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स का इन्वॉल्वमेंट, 8 का। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हमारा यूनिट सेल कितने टाइप का होता है। तो हमने स्पेस लैटिस जान लिया कि स्पेस लैटिस इज 3D रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यूनिट सेल क्या है कि इट इज द पार्ट ऑफ स्पेस लैटिस विच व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन ऑल डायरेक्शंस गिव स्पेस लैटिस। अब हम लोग बात करेंगे कि कितने टाइप के यूनिट सेल्स होते हैं। तो यूनिट सेल्स का क्लासिफिकेशन हम 2 तरीके से करते हैं। 2 तरीका क्या हो सकता है हमारा, एक तो होता है तरीका कि पार्टिकल्स की प्रेजेंस कहां पर हैं। पार्टिकल्स की प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कमरा ही हम तैयार कर रहे हैं तो कमरे में क्या होता है कि हमने कोई जगह खिड़की के लिए छोड़ी तो वहां तो हम ब्रिक्स नहीं लगाते। कमरे में हमने कोई जगह छोड़ी कि यहाँ हमें दरवाजा लगाना है तो हम वहां पर ब्रिक्स का अरेंजमेंट नहीं करते। यानी पूरा का पूरा कमरा हम परफेक्टली क्लोज नहीं बनाते, खिड़की के लिए जगह छोड़ते हैं, वेंटिलेटर के लिए जगह छोड़ते हैं, हर चीज के लिए वेंटिलेशन है, ऊपर रोशनदान छोड़ा,
नीचे क्या छोड़ा, दरवाजे की जगह छोड़ी। ठीक उसी तरीके से यूनिट सेल में हर जगह नहीं रहेंगे। तो सबसे पहला अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में दो तरीके होते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स कहां पर हैं इस बेसिस पर कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल पैरामीटर, यानी सेल पैरामीटर क्या है। सेल पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, दो सेल पैरामीटर होते हैं, एक होता है एज लेंथ और एक क्या होता है एक्सियल एंगल्स। दो होते हैं, एक कौन कौन से लेंथ कंसीडर करनी है और दूसरा कौन कौन से एंगल्स कंसीडर करने हैं। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स की पोजीशन क्या है। अब देखो अगर इस बेसिस पर ध्यान दें तो इस बेसिस पर दो हिस्से में बांटा गया। कौन कौन से दो हिस्से हैं, पहला क्या आता है, पहला आता है प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। बहुत ध्यान देना है इस पे, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। तो दूसरा क्या होगा, नाम से ही क्लियर है, पहला अगर प्रिमिटिव है तो दूसरा कैसा होगा, दूसरा होगा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब देखो दो टाइप हो गए, किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट है, किस किस जगह पर पार्टिकल है और किस किस जगह पर पार्टिकल्स नहीं है। तो उस बेसिस पर अगर हम बात करें तो दो तरह के हो गए, एक हो गया प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल और दूसरा हमारा क्या हो जाता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब चलो बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको कहते हैं, कि ऐसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट है, पार्टिकल्स आर ओनली एट कॉर्नर्स। ध्यान देना है, एक चीज दिमाग में बैठा लेना, प्रिमिटिव की बात करें या नॉन प्रिमिटिव की बात करें, हर एक कॉर्नर पर पार्टिकल जरूर होगा। ध्यान रखना, प्रिमिटिव हो या नॉन प्रिमिटिव, पार्टिकल कॉर्नर्स पर जरूर होंगे। तो कितने कॉर्नर होते हैं, चलो क्यूब बना करके देख लेते हैं। तो अगर हम यहां पर क्यूब बनाएं इस तरीके से, देखो इस तरीके से क्यूब बनाना थोड़ा आसान होता है। दो डिब्बा बना लिया आपने, जोड़ लिया, कॉर्नर काउंट करो तो बेस पर कितने, 1 2 3 4 और 1 2 3 और 4, तो 8 कॉर्नर हैं। सिर्फ कॉर्नर पर अगर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, किसी अदर पोजीशन पर पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है। कहां है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर और कहीं नहीं है, तब हम इसे क्या कहते हैं, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। तो सीधी सी चीज है, अगर हमने कहा नॉन प्रिमिटिव, तो नॉन प्रिमिटिव से आपको बिल्कुल ये अर्थ नहीं लगाना है कि नॉन प्रिमिटिव का मतलब कॉर्नर पर नहीं होंगे, नहीं, द पार्टिकल्स will be at corners plus at some other places। तो देखो यहां पर बात आ गई कि पार्टिकल्स कहां पर होंगे, कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ कुछ और पॉइंट्स पर भी, कुछ और जगह पर, कुछ और पोजीशन पर भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तब हम उसको क्या कहेंगे, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो ये क्लियर हुआ कि प्रिमिटिव में कहां होंगे, सिर्फ कॉर्नर पर होंगे, नॉन प्रिमिटिव में कहां होंगे, कुछ अदर प्लेसेस पर होंगे। अब वो अदर प्लेसेस क्या हो सकती है, अब वो अदर प्लेसेस क्या हो सकती है, देखो क्या हो सकती है। पहला आता है इसमें, देखो हम यहीं से बांटते हैं, पहला आता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड। दूसरा आता है बॉडी सेंटर्ड,
दूसरा क्या आएगा, बॉडी सेंटर्ड, और तीसरा क्या आता है, तीसरा आता है एंड सेंटर्ड। तो तीन तरह के हो गए नॉन प्रिमिटिव। कौन कौन से हो गए, एक हो गया फेस सेंटर्ड, एक हो गया बॉडी सेंटर्ड, और तीसरा क्या हो गया, एंड सेंटर्ड। अब फेस सेंटर्ड किसको कहेंगे, फेस की बात करेंगे। तो फेस क्यूब में कितना है, देखो 6 फेसेस है ना। पहला फेस ये हो गया, ठीक हमारे सामने वाला, ठीक उसके पीछे वाला एक फेस ये हो गया, एक ये वाला फेस हो गया राइट हैंड साइड, एक ये लेफ्ट वाला हो गया, एक टॉप वाला फेस हो गया, और एक ये बॉटम वाला। तो कितने फेस हो गए, 6 फेस। यानी पार्टिकल्स कहां कहां प्रेजेंट होंगे, एट 8 कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ 6 फेसेस। ध्यान देना है, कितने फेस होते हैं टोटल एक कमरे में। मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा मेंसुरेशन वाले टॉपिक में कि अगर क्यूब है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आप क्या करते थे, 6a² लिख देते थे। याद होगा, क्यूब है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर। तो एक फेस है, एक फेस ये है, ये दीवार है, ये एक फेस है, तो अगर इसका एरिया निकालते थे तो क्या निकालते थे, a × a²। तो 4 फेस, जिस कमरे में आप बैठे हैं उसकी 4 दीवारें हो जाएंगी, एक छत हो जाएगा और एक जमीन हो जाएगी। तो कितने फेस हैं, 6 फेस हैं। तो फेस सेंटर्ड में कहां कहां रहेंगे, 8 कॉर्नर्स पर रहेंगे और सेंटर ऑफ 6 फेसेस। चलो इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं कि कहां कहां पर ये होंगे। तो एक छोटा सा डायग्राम यहां हम लोग बनाते हैं। देखो ये बन गया हमारा एक क्यूब। अब हम इसके फेसेस की बात करेंगे। तो पहले हम कहाँ बना लेते हैं, पहले हमने बना लिया, चलो टॉप वाले पे। टॉप वाला कौन सा है, चलो पहले कॉर्नर में बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 कॉर्नर पर हो गए। हर एक कॉर्नर के पे एटम प्रेजेंट हो गए। उसके बाद हर फेस के सेंटर पे जाना है। चलो टॉप वाले पे गए तो एक यहाँ हो गया, बॉटम वाले पे आए तो एक यहाँ हो गया, हो गया। इस वाले फेस पर गए तो कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। इस वाले फेस को ध्यान देते हैं तो कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। इस वाले फ्रंट वाले फेस को अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ कहीं प्रेजेंट होगा, और बॉटम वाले को, पीछे वाले को दिया जाए तो यहाँ कहीं आएगा। तो देखो कितने फेस हो गए, 8 कॉर्नर्स पर हो गए और 6 फेसेस पर, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये स्ट्रक्चर किसका है, फेस सेंटर्ड का है। बॉडी सेंटर की बात करें तो बॉडी सेंटर हम कहते किसको है, यहां हम छोटी सी चीज एक बताते हैं कि बॉडी सेंटर कहते किसको हैं। बॉडी सेंटर होता है कि इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बॉडी डायगोनल्स। किसके होते हैं, बॉडी डायगोनल्स के ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं। किसी भी क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, तो देखो एवरी क्यूब हैज 4 बॉडी डायगोनल्स, 4 बॉडी डायगोनल्स। अब कहाँ कहाँ हैं, चलो ये भी मैं बता देता हूँ, ये भी मैं बता देता हूँ। तो एक फिगर यहाँ हम लोग बना देते हैं, थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाएंगे तो आपको थोड़ा क्लियर रहेगा। देखो ये पीछे का फेस मैंने बनाया और ये हमने बनाया आगे का फेस, ठीक है, ये तैयार हो गया। उसके बाद जैसे ही मैंने मिलाया हमारा ये एक क्यूब तैयार हो गया। अब देखो हमें ध्यान क्या देना है, हमें फ्रंट फेस पे ध्यान देना है, और यानी एक फेस ये हमें ध्यान देना है और एक पीछे का फेस ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर इस फेस से हम चले, इस फेस से चले, यानी फ्रंट फेस का एक टॉप कॉर्नर हो और तो फिर जो बैक फेस है उसका बॉटम कॉर्नर हो, यानी ये जो पॉइंट होगा ये हमारे क्या होगा, ये मिलाने वाली लाइन क्या होगी, देखो 3D पिक्चर में बिल्कुल क्लियर होगा ये कि ये फ्रंट फेस का टॉप कॉर्नर है, ठीक है, और ये बैक फेस का बॉटम कॉर्नर है। इसी तरीके से अगर इस कॉर्नर को देखा जाए, फ्रंट का अगर हम ये दूसरा वाला लेते हैं टॉप वाला, तो पीछे वाले का बॉटम कौन सा होगा, ये वाला आएगा, यानी कहाँ प्रेजेंट हो गए, यहाँ प्रेजेंट हो गए। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। बाकी दो भी मिलाते हैं, बाकी दो भी इसी तरीके से आएंगे। अब हम चले पीछे वाले फेस का,
अभी हमने आगे वाले फेस का दोनों टॉप लिया है, अब हम पीछे वाले फेस का दोनों टॉप लें। तो अगर ये हम लेते हैं पीछे वाले का टॉप, तो ये हमको लेना पड़ेगा। तो ये कहाँ से आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, ये आया। और अगर इसको लेते हैं तो कुछ इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से। तो देखो ये 4 बॉडी डायगोनल हो गए और इस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हुआ, तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, बॉडी सेंटर। तो बिल्कुल दिमाग में बैठा करके रखना कि बॉडी सेंटर कहते हैं किसको है, बॉडी सेंटर कहते हैं किसी भी क्यूब के जो चारों बॉडी डायगोनल्स होते हैं उसी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या कह देंगे, बॉडी सेंटर। तो अगर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है तो एटम्स कहां कहां प्रेजेंट होंगे, पहला एट 8 कॉर्नर्स, ये हमेशा रहने, मैंने देखो यहीं पे लिख दिया है कि पार्टिकल्स विल बी एट कॉर्नर्स। तो बॉडी सेंटर्ड है तो भी 8 कॉर्नर्स पर एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। दूसरी पोजीशन क्या होगी, एट बॉडी सेंटर। तो ये हमारा निकल करके आ गया। यानी अगर हम इस फिगर की बात करें तो एक स्फीयर यहां है, दूसरे स्फीयर का सेंटर यहां, तीसरे स्फीयर का सेंटर यहां, चौथे स्फीयर सेंटर यहां, 5वें का सेंटर यहाँ, 6वें का यहाँ, 7वें का यहाँ और 8वें का यहाँ। यानी 8 के 8 कॉर्नर्स पर स्फीयर प्रेजेंट है और एक स्फीयर कहाँ पर होगा, यहाँ बॉडी सेंटर पर होगा। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। तीसरा टाइप आता है हमारा एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड को समझने के लिए हम थोड़ा सा रेलगाड़ी को कंसीडर करते हैं। रेलगाड़ी की अगर कोचेस को बनाएं हम थोड़ा रफली, तो इस तरीके से कोचेस आगे पीछे लगे होते हैं। अब यहाँ पर कपलिंग लगी होगी, यहाँ पर कपलिंग लगी होगी, इसी तरीके से यहाँ पर भी कपलिंग लगी होगी। तो अगर हम ध्यान दें तो कोई भी कोच जो होता है वो आगे वाले कोच से एक फेस से अटैच रहेगा और पीछे वाले कोच से जस्ट अपोजिट वाले फेस से अटैच रहेगा। ध्यान देना है, कभी भी एडजेसेंट से अटैचमेंट नहीं रहता है। कहाँ रहेगा, अगर ये फेस है तो इसके अपोजिट फेस ये वाला रहेगा। एक कपलिंग इधर लगी है तो एक कपलिंग इधर लगी है। यहीं से क्लियर हो जाता है हमारा एंड सेंटर कि कहां पर प्रेजेंट होंगे, एट 8 कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ 1 पेयर ऑफ अपोजिट फेस। ध्यान देना है, अभी हम तीनों एक बार फिर से बताते हैं। फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड में क्या डिफरेंस, फेस सेंटर्ड में एटम्स 8 के 8 कॉर्नर्स पर रहेंगे, साथ ही साथ हर एक फेस के सेंटर पे रहेंगे, हर एक फेस पे 6 फेस 6 के सेंटर पे। एंड सेंटर्ड में कहां पर होंगे, 8 कॉर्नर्स पर होंगे और 1 पेयर ऑफ अपोजिट फेस, किसी भी एक पेयर अपोजिट फेस पे रहेंगे। ये सिचुएशन कैसी बनती है, इस सिचुएशन का एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा, एक छोटा सा यहां क्यूब बनाते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके हर एक कॉर्नर पर पहले एक स्फीयर रखना है। हमने 8 कॉर्नर पर एक एक स्फीयर रख दिया। अब इसके बाद हमें क्या लेना है, 1 पेयर ऑफ अपोजिट फेस। तो हम कोई भी 1 पेयर ले सकते हैं, टॉप बॉटम ले सकते हैं, फ्रंट बैक ले सकते हैं, लेफ्ट या राइट ले लेते हैं। तो हम लेफ्ट राइट ले लेते हैं, तो एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा। तो इन दोनों डायग्राम में आपको डिफरेंस क्लियर होगा कि फेस सेंटर्ड में क्या हो रहा था, 8 कॉर्नर्स पर थे और हर एक फेस के सेंटर पे था। यहां क्या है, 8 कॉर्नर्स पर है और सिर्फ 1 पेयर ऑफ अपोजिट फेस पे है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग चलेंगे अभी सेल पैरामीटर पर। अब अगला आता है क्लासिफिकेशन यूनिट सेल का ऑन द बेसिस ऑफ सेल पैरामीटर। क्वेश्चन ये उठता है कि हमारा सेल पैरामीटर है क्या। सेल पैरामीटर का मतलब क्या हो गया, 2 चीजें मैंने लास्ट अभी बताया कि पहली चीज क्या कंसीडर करना है, पहली चीज कंसीडर करना है एज लेंथ। एज लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी और सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी और सी से। दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी चीज आती है एक्सियल एंगल। एक्सियल एंगल को किससे रिप्रेजेंट किया, अल्फा से, बीटा से और गामा से। इससे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। चलो देखो एज लेंथ कौन सा माने कौन सा ना माने। चलो एक क्यूब बना लेते हैं, यहाँ पर तुरंत एक क्यूब बना लेंगे, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। ये आपका एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर हो गया, हमने क्यूब बना दिया। अब देखो हम इसमें अगर एक्सिस डिसाइड करें
तो ये हमारी कौन सी एक्सिस है? ये हमारी एक्स एक्सिस है। ये हमारी कौन सी एक्सिस है? ये हमारी वाई एक्सिस है। तो तीसरा एक्सिस ऑटोमेटिकली कौन सा बना? जेड एक्सिस बना। ये तीन एक्सिस हमारे तैयार हो गए। अब देखो तीन चीजें दिख रही हैं, एक ये पार्ट हमें दिख रहा है, दूसरा पार्ट हमें ये दिख रहा है, और तीसरा पार्ट हमें ये दिख रहा है। लेंथ ब्रेथ हाइट तीन चीजें हो गई ना। मान लो कि हमने ये लिया क्या? ए। जेड एक्सिस पर जो एज लेंथ है वो क्या कंसीडर की गई है? ए कंसीडर की गई। एक्स एक्सिस पर जो है क्या कंसीडर की है? बी कंसीडर की है। वाई एक्सिस पर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? सी कंसीडर कर रहे हैं। तो देखो तीन चीजें हो गई, ए, बी और सी। एक एज लेंथ ये हो गई, दूसरी ये हो गई, और तीसरी वाली ये हो गई। तो एक ये हो गया कि लेंथ ब्रेथ हाइट, दूसरा क्या हो गया? एक्सियल एंगल। तो ध्यान देना, हम यहां थोड़ा सा अलग इसको बनाते हैं, ए, बी और सी को। ये हमारा क्या था? ए था, ये क्या था? बी, और ये क्या था? सी। ए के सामने जो एंगल बनेगा, ए के सामने जो एंगल बना वो किसके किसके बीच में बना? बी और सी के बीच में बना। तो इस एंगल को क्या कहेंगे? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देना है, ए के सामने का एंगल अल्फा, बी के सामने का एंगल क्या हो जाएगा? बीटा, और सी के सामने का एंगल क्या हो जाएगा? गामा। तो इन दोनों फिगर से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एज लेंथ क्या है? तीनों एक्सिस पर यूनिट सेल की लेंथ, ए, बी और सी। अब हम एंगल कैसे निकालेंगे? ए के सामने का एंगल किसके किसके बीच में बना? बी और सी के बीच में बना। इसको किससे इंडिकेट कर दिए? अल्फा से। बी और ए के बीच में गामा किसके सामने बना है? सी के। तो ए, बी, सी, तो अल्फा, बीटा, गामा। ए के सामने अल्फा, बी के सामने बीटा, और सी के सामने गामा। तो अब इसके बाद हमारा क्लासिफिकेशन होगा इन्हीं सेल पैरामीटर के बेसिस पर कि कौन सा यूनिट सेल है जिसमें ए, बी, सी बराबर, कौन सा यूनिट सेल है जिसमें ए, बी बराबर, सी नहीं बराबर, कौन सा यूनिट सेल है जिसमें ए, बी, सी तीनों नहीं बराबर, या किसमें एंगल बराबर है और किसमें एंगल बराबर नहीं है। तो इस बेसिस पर अब हम क्या करेंगे कि क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहला ऑन द बेसिस ऑफ हो चुका है, किसके ऑन द बेसिस ऑफ हुआ? पोजीशन ऑफ स्फीयर। दूसरा किस बेसिस पर होगा? ऑन द बेसिस ऑफ सेल पैरामीटर, यानी ए, बी, सी और अल्फा, बीटा, गामा के ऊपर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आपको एक बना करके जो क्लासिफिकेशन है कि क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ सेल पैरामीटर, यानी लेंथ कैसी है? बराबर है, नहीं है बराबर, एंगल्स बराबर है या नहीं बराबर है। तो हमने इसको क्या किया है कि 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अब ध्यान कैसे देना है, तैयार कैसे होगा? सबसे सिंपल हमारा क्या होता है? क्यूबिक होता है। देखो हम फिर से एक बार यहाँ पैरामीटर की बात कर लेते हैं, एक बार फिर से पैरामीटर यहाँ पर बना देते हैं। ये क्या था? ए, बी, सी। ये क्या था? अल्फा, बी के सामने बीटा और सी के सामने गामा। तो सबसे सिंपलेस्ट क्यूबिक होता है। क्यूब क्या होता है? क्यूब की लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों बराबर होती है। सारे एंगल्स कितना होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई कि ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है। कंपेयर किया हमने क्यूबिकल, तो ए, बी, सी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों बराबर हो गई, तीनों एंगल्स 90 डिग्री। तो अभी हम क्या किए कि अभी हम इसमें कोई चेंज नहीं लाते, हम अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू 90 डिग्री लेकर के चल रहे हैं। तो हम चेंज किधर लाए? पहले हमारे 3 बराबर थे, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। दूसरा हमने क्या लिया कि अब हमारे 2 साइड बराबर हैं, तो टेट्रागोनल क्या है? ए और बी बराबर है, लेकिन उसकी लेंथ सी के बराबर नहीं है, यानी ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। अगर हमारा बेस है, कमरा बना है, तो कमरा कैसा है? स्क्वायर शेप का है। 10 फीट उसकी लेंथ है, 10 फीट उसकी ब्रेथ है, लेकिन हाइट उसकी कितनी कर दी है? हम 11 कर दिए। तो ए और बी तो बराबर है, लेकिन सी की वैल्यू बराबर नहीं है। तो पहले केस में सब कुछ इक्वल था, एंगल सारे 90 थे, एंगल्स को हम कोई चेंज नहीं ला रहे, हम एक्सियल लेंथ में चेंज लेके आ रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं कि पहले 3 साइड बराबर थे, अब क्या हो गए? 2 साइड बराबर हो गए, और तीसरा साइड क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तीसरे केस में हम ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक में क्या लेकर के आते हैं कि अब हमारे तीनों साइड्स डिफरेंट हो गए, यानी ये 3 हम एक लाइन में याद कर लेते हैं।
एक सीक्वेंस पे याद कर लेते हैं तो हमें अपने आप पैरामीटर याद हो जाएगा। हमने याद कर लिया क्यूबिक है, फिर टेट्रागोनल है, फिर ऑर्थोरोम्बिक है। क्यूबिक है, टेट्रागोनल, फिर ऑर्थोरोम्बिक। क्या है? एंगल सब में 90 है। अगर एज लेंथ की बात करें या एक्सियल लेंथ की बात करें या इसी को हम और किस नाम से बुला रहे थे, एज लेंथ की बात करें, तो एज लेंथ की बात करें तो पहले तीनों बराबर, फिर दो बराबर, फिर कोई नहीं बराबर। तो अभी तक हमने एंगल को बिल्कुल नहीं छेड़ा था, एंगल को एज इट इज छोड़ दिया था। चेंज क्या किया था हमने? सिर्फ लेंथ को चेंज किया था। अब हम क्या करेंगे? अब हम एंगल्स के ऊपर जाएंगे। तो अब एंगल्स के ऊपर जाएंगे तो देखो मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों अनइक्वल थे लेकिन एंगल 90 था। मोनोक्लिनिक में क्या है कि साइड्स इक्वल नहीं है, दो एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है। कौन से दो एंगल्स की? अल्फा और गामा की। यानी ये 90 है और ये 90 है लेकिन ये 90 नहीं है। ध्यान देना है, अल्फा और गामा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर है लेकिन बीटा की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर नहीं है। इसके बाद आते हैं हम ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक याद करना सबसे आसान, दो चीजें याद करना सबसे आसान, एक क्यूबिक और क्यूबिक का एंटोनिम क्या है? ट्राइक्लिनिक। क्यूबिक में क्या था? लेंथ बराबर, एंगल्स बराबर, वैल्यू 90। ट्राइक्लिनिक में ना तो दो लेंथ बराबर, ना तो कोई एंगल बराबर और ना किसी की वैल्यू 90 डिग्री। तो ये दोनों तो बिल्कुल एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। आपने क्यूबिक याद कर लिया तो उसका अपोजिट क्या हो गया? ट्राइक्लिनिक हो गया। इसके बाद बात आती है ट्राइगोनल की। तो ट्राइगोनल में क्या है? ट्राइगोनल में तीनों लेंथ बराबर है, अल्फा बीटा ये बराबर होगा, गामा बराबर होगा, लेकिन कुछ भी 90 नहीं होगा। देन लास्ट में क्या आता है? हेक्सागोनल। अगर हेक्सागोनल की बात की जाए तो हेक्सागोनल में लेंथ ब्रेथ बराबर होगी, हाइट बराबर नहीं होगी। यानी लेंथ और ब्रेथ कैसी? बराबर, हाइट बराबर नहीं है। अब दो एंगल के इसमें कितना आएगा? 90 आएगा और एक एंगल कितना आएगा? 120 आएगा। कैसे एक एंगल 120 आएगा? चलो इसको समझ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका हेक्सागोनल अरेंजमेंट हो गया। ये हो गया ना। अब अगर हम इसको कंसीडर करें, एक ये सेंटर वाले स्फीयर, तो सेंटर वाला स्फीयर जो है अगर हम कंसीडर करें तो ये एंगल कितने का बनेगा? अगर एक एक एंगल ये ली जाए तो ये एक एंगल की वैल्यू कितनी आती है? निकल करके 120 डिग्री आती है। ठीक है, कितनी आ गई? 120 डिग्री आ गई। तो यहाँ गामा की वैल्यू कितनी हो गई? 120 डिग्री हो गई। तो ये हमारे 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हुए। किस बेसिस पर हुए? ऑन द बेसिस ऑफ सेल पैरामीटर। अब यहाँ पर हमें एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। देखो कंफ्यूजन क्या होता है, एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं ब्रेवीज लैटिसेस। क्या कहते हैं? ब्रेवीज लैटिसेस। इसमें कहा जाता है कि 14 टाइप्स के होते हैं, 14 टाइप्स ऑफ 7 सिस्टम। तो 7 सिस्टम तो हमारे ये हो गए क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल। 7 हो गए। तो 7 है तो 14 कहाँ से आए? तो देखो हमने क्लासिफिकेशन दो तरीके से बताया। एक तो बताया पोजीशन के बेसिस पर, तो पोजीशन के बेसिस पर क्या बताया? एक प्रिमिटिव और दूसरा क्या था? नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में क्या था? टाइप नंबर 2 फेस सेंटर्ड, फिर बॉडी सेंटर्ड, फिर क्या था? एंड सेंटर्ड। तो ये 4 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम किस बेसिस पर मिले थे? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। तो 4 टाइप के मिले। तो अगर हम क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक में कैसा होना चाहिए? क्यूबिक में हमें प्रिमिटिव भी मिलना चाहिए, क्यूबिक में हमें फेस सेंटर्ड भी मिलना चाहिए, क्यूबिक में हमें बॉडी सेंटर्ड भी मिलना चाहिए, क्यूबिक में हमें एंड सेंटर्ड भी मिलना चाहिए। यानी अगर क्यूबिक टाइप का सिस्टम है तो पार्टिकल्स की पोजीशन 4 तरीके से होनी चाहिए। तो अगर 7 है तो 7 × 4 कितना होना चाहिए था? हमको 28 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम मिलने चाहिए थे। कितने टाइप के मिलने चाहिए थे? 28 टाइप के। इसमें से हर एक टाइप में क्या क्या होना चाहिए था? एक प्रिमिटिव होना चाहिए था, दूसरा क्या होना चाहिए था? फेस सेंटर्ड, तीसरा BCC, चौथा एंड सेंटर्ड।
तो कोई भी टाइप होता है, इन सातों में क्या होते हैं, सब में 4-4 टाइप मिलने चाहिए, और हमें टाइप कितने होने चाहिए, टोटल 28 होने चाहिए। लेकिन एक्चुअली कितने नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, कितने आज तक डिस्कवर हुए, तो वो कितने टाइप के हो गए, 14 टाइप्स के हो गए। तो ब्रेविस लैटिसेस कितने टाइप की होती है, 14 टाइप्स की होती हैं। कितने सिस्टम होते हैं, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। हर क्रिस्टल सिस्टम में ये चारों नहीं होता है, किसी में एक होता है, किसी में 2 होता है। तो एक्चुअली जो देखा गया वो कितने टाइप के देखा गया, 14 टाइप के देखा गया। तो ये 14 टाइप के क्या कहलाते हैं, ब्रेविस लैटिसेस कहलाते हैं। तो हम लोगों ने क्या जानकारी ले ली, स्पेस लैटिस क्या होता है, क्या था स्पेस लैटिस, इट इज वाज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ 3D पार्टिकल्स। फिर यूनिट सेल की बात कर लिया कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्पेस लैटिस, जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं हर डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम फ्रंट बैक, और हमें क्या मिल जाता है, एक स्पेस लैटिस मिल जाता है। इसके बाद यूनिट सेल में 2 पैरामीटर्स कंसीडर किए, एक सेल पैरामीटर कंसीडर किया और एक पोजीशन को कंसीडर किया। तो पोजीशन के बेसिस पर क्या क्या मिला, एक हमें मिला प्रिमिटिव, दूसरा हमें क्या मिला, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव में 3 टाइप मिल गए, FCC, BCC और ECC। इसके अलावा अगला हमें क्या मिला, ऑन द बेसिस ऑफ सेल पैरामीटर। पैरामीटर कौन कौन से थे, देखो यहां मैंने बनाया था, अगर याद हो थोड़ा सा तो दिमाग पे जोर डालो, ABC, अल्फा, और इधर रहा बीटा और इधर रहा गामा। इस बेसिस पर कितने टाइप के हमने बना दिए, 7 टाइप के बना दिए। तो ये सारी चीजें आपके कवर हो जाती हैं। तो इतनी चीजें अब आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद आगे आपको क्या मिलेगा कि कंट्रीब्यूशन कितना होता है, फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, पैकिंग कैसे होती है, इफिशियंसी कैसे होती है। तो पहले आप इसको तैयार करें।